हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है। ठीक है, तो आज से हम शुरू करेंगे पढ़ाई। तो पढ़ाई का एक तरीका होगा, मैं शॉर्ट नोट्स बनाऊंगा। ये आप देखिए, इस तरह के शॉर्ट नोट्स होंगे और इसी को मैं डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो आज का टॉपिक है प्रेसिडेंट। तो बेसिकली प्रेसिडेंट, हमारे इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो फर्स्ट सिटीजन है। जो हमारा हेड ऑफ स्टेट होता है वो प्रेसिडेंट है हमारा। ठीक है, और जो मैंने साइड में एक ब्रैकेट्स में लिख रखा है नंबर 52। इसका मतलब है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो 52nd आर्टिकल है जो वो प्रेसिडेंट को मेंशन करता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रेसिडेंट इलेक्ट कैसे होता है। तो इसका इलेक्शन का प्रोसेस क्या है, और जो इलेक्शन जो है हमारा प्रोसेस जो है 54 नंबर आर्टिकल में लिखा हुआ है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट को तो हम लोग तो इलेक्ट करते नहीं हैं। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो बनाया जाता है। तो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन से होते हैं मैं बता दूं। इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं जो हमारे जितने भी इलेक्टेड एमपीज़ हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं। इसके साथ में जो जितने भी स्टेट्स हैं उनके जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, यानी कि एमएलए जो स्टेट है, और 2 यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ पर भी लेजिस्लेटिव असेंबली है, दिल्ली और पुडुचेरी। तो यहाँ की भी इलेक्टेड मेंबर्स जो हैं जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पर एक पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए कि जो नॉमिनेटेड मेंबर्स जो भी होते हैं, जिनको प्रेसिडेंट इलेक्ट नॉमिनेट करता है, वो इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट नहीं होते हैं। ठीक है, हाँ, इलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो इलेक्शन होता है वो सीक्रेट बैलेट से होता है। दो दो इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको ध्यान में रखना है। पहला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, और दूसरा जो मैंने एसटीवी लिख रखा है इसका फुल फॉर्म है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। ठीक है, इसकी डिटेल्स में आपको जानने की जरूरत है नहीं, बस इन टर्म्स का याद रखिएगा कि ये इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट रिलेटेड है। ठीक है, तीसरा तीसरा पॉइंट है, जितने भी इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट्स हैं, प्रेसिडेंट से रिलेटेड जो इलेक्शन के डिस्प्यूट्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो हैंडल करता है। ठीक है, अच्छा, प्रेसिडेंट से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट टर्म है डिज्यूरे हेड। जो प्रेसिडेंट जो होता है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। मैं आगे बताऊंगा कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो रियल एग्जीक्यूटिव होता है, और प्रेसिडेंट जो है वो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, इसके बाद अब हम क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं कि कौन कौन सा इंसान जो है वो प्रेसिडेंट के लिए क्वालिफाई करता है इंडिया में। सबसे पहली बात तो होगी वो उसे इंडिया का सिटीजन होना चाहिए, उसे 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीटेड होना चाहिए उसके। साथ ही में वो इंसान जो है क्वालिफाइड होना चाहिए लोकसभा मेंबर के लिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि उसे कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं करना चाहिए। कुछ एक्सेप्शंस हैं ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के, जो कि हैं प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जी से गवर्नर, और जो भी मिनिस्टर है या तो वो स्टेट में हो या फिर वो सेंटर पे हो। ठीक है, तो ये सब जो है वो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इनका पोस्ट को नहीं कहलाता है। ठीक है, प्रेसिडेंट को जब प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है, जब नॉमिनेशन भराता है, तो उसमें एक प्रेसिडेंट के लिए रूल है कि उसे 50 प्रपोजर्स चाहिए और 50 सेकेंडर्स चाहिए। ठीक है, और साथ में उसे कुछ एक सिक्योरिटी डिपॉजिट सबमिट करना होता है। और एक रूल ये है कि अगर इलेक्शन में उसे 1/6 ऑफ द वोट्स भी ना मिल पाए तो उसका जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो फॉरफीट हो जाता है। मतलब वह इलेक्शन भी हार जाता है और उसके वो 1/6 जो जो पैसा जो उसने जमा किया है, सॉरी, जो जो पैसा उसने जमा किया, अगर 1/6 वोट ना मिले तो वो उसके पैसे वो चले जाते हैं वो। ठीक है, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ओथ। ओथ कौन दिलाता है प्रेसिडेंट को। तो जो सीजीआई का मतलब है जो चीफ जस्टिस हमारे इंडिया का, वो दिलाता है। और अगर वो अवेलेबल नहीं है या एब्सेंट है तो जो सबसे सीनियर मोस्ट जज है, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट का जो सीनियर मोस्ट जज है, वो ओथ दिलाता है। ठीक है, अच्छा, मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है अफर्मेशन। तो ओथ और अफर्मेशन में क्या डिफरेंस है ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, इसके बाद आता है इम्यूनिटीज। तो प्रेसिडेंट जो है उसको कुछ इम्यूनिटीज मिल रखे हैं। ठीक है, पहला है
कि जो क्रिमिनल जितने भी एक्टिविटीज, अगर मान लीजिए प्रेसिडेंट ने कुछ कर दिया तो वो इम्यून रहता है उन क्रिमिनल प्रोसीडिंग से। ना ही उसे अरेस्ट किया जा सकता है, ना ही उसे इम्प्रिजन किया जा सकता है। ठीक है। और अगर कोई सिविल एक्ट के लिए उसे अगर किसी प्रोसीडिंग में उसको इन्वॉल्व कराना है तो उसको 2 मंथ का नोटिस देना पड़ेगा। 2 मंथ का नोटिस पीरियड देंगे तभी उसके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग्स हो सकता है। हाँ, इसके बाद है टर्म। 5 साल का टर्म होता है हमारे प्रेसिडेंट का, और जाहिर सी बात है वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं, और मल्टीपल टर्म्स के लिए भी वो एलिजिबल हैं। प्रेसिडेंट जब भी रिजाइन करेंगे तो अपना रेजिग्नेशन लेटर जो है वाइस प्रेसिडेंट को देंगे। ठीक है। फिर आता है प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट का जो रिमूवल प्रोसेस है उसे इम्पीचमेंट बोलते हैं। ठीक है। तो प्रेसिडेंट इम्पीच कब किया जा सकता है? जब भी कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो तो वो इम्पीच किया जा सकता है। ये किसी भी, जो दोनों हाउसेज हैं, लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों में से किसी भी हाउस में इस प्रोसेस का इनिशिएशन हो सकता है। 1/4 मेंबर्स, जिस हाउस में इनिशिएट हो उसके 1/4 मेंबर्स को साइन करना पड़ेगा, और प्रेसिडेंट को 14 डे पहले नोटिस भी देना है कि उसके खिलाफ इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है। इसके बाद जो रेजोल्यूशन जो पास होगा वो 2/3 ऑफ टोटल मेंबर के मेजोरिटी से पास होना चाहिए, तभी इम्पीचमेंट का प्रोसेस, तभी इस रेजोल्यूशन का पास होगा। उसके बाद फिर वो दूसरे हाउस में जाएगा, और दूसरा हाउस भी फिर सेम 2/3 मेजोरिटी से पास करेगा, तभी वो प्रेसिडेंट जो इम्पीच हो चुका है। ठीक है। ये प्रोसेस जो है ये क्वाजी जुडिशियल प्रोसेस बोलते हैं इसको। इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करने का ये है कि जो नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, जिन्हें प्रेसिडेंट ने नॉमिनेट किया है, वो इम्पीचमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन जो एमएलएज थे, जो कि इलेक्टोरल कॉलेज के पार्ट थे, ठीक है, वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ठीक है। इसके बाद अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज जान लीजिए, जो मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है, आर्टिकल 61 है इम्पीचमेंट का। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है। इनफैक्ट अब तक जितने भी आर्टिकल्स हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट 61 ही है। इसके बाद अगर प्रेसिडेंट रिजाइन करता है या फिर उसे रिमूव कर दिया जाता है थ्रू इम्पीचमेंट, या फिर अगर उसका डेथ हो जाता है, अनफॉर्चुनेट डेथ हो जाता है, तो 6 महीने के अंदर इलेक्शन कराना ही कराना है। ठीक है। और 6 महीने तक जो वाइस प्रेसिडेंट हमारा है वो एक्ट करेगा एज प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके बाद है, अगर मान लीजिए कि जो प्रेसिडेंट है एब्सेंट है किसी इलनेस की वजह से, कुछ बीमारी हो गया, तो उस टाइम पे भी वाइस प्रेसिडेंट जो है एज प्रेसिडेंट एक्ट करेगा। और अगर मान लीजिए कि वाइस प्रेसिडेंट भी अवेलेबल नहीं है इन सिचुएशंस में, तो उसके बाद उसके जगह पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो एज प्रेसिडेंट एक्ट करेंगे। अगर चीफ जस्टिस भी अवेलेबल नहीं है तो फिर जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो इन्वॉल्व हो जाएंगे इस चीज़ में। ठीक है। इसके बाद अब हम पावर्स देख लेते हैं प्रेसिडेंट के। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स देख लेते हैं। एग्जीक्यूटिव में है कि जो प्रेसिडेंट जो बहुत सारे लोगों को अपॉइंट करते हैं, तो जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, और साथ में जो जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो उन सभी का अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। साथ में जो एजी का मतलब हो गया अटॉर्नी जनरल। ठीक है। ये भी प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। खास बात ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर और जो अटॉर्नी जनरल हो गए, ये जो है ये जो अपॉइंट होते हैं ओनली ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ये एक इंपॉर्टेंट वर्ड है, ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है। इसके बाद कुछ और इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स है, जैसे कि कैग का अपॉइंटमेंट। कैग का फुल फॉर्म हो गया कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। इसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर। जो यूपीएससी है इसके मेंबर्स और चेयरमैन, इनका अपॉइंटमेंट। जो गवर्नर है, जितने भी स्टेट होते हैं उनके गवर्नर होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट। जो हमारा फाइनेंस कमीशन है, इस फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स और इनफैक्ट चेयरमैन भी, इनका अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट करते हैं। इसके बाद प्रेसिडेंट कुछ कमीशंस बनाते हैं जो रिलेटेड हैं एससी एसटी या फिर ओबीसी, इनसे रिलेटेड कमीशन बनाते हैं ताकि इनके सिचुएशन को देखा जाए। तो इसके लिए भी प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल है। एक इंटर स्टेट काउंसिल बनाया जाता है, उसमें भी प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट वही अपॉइंट बनाते हैं इंटर स्टेट काउंसिल को। फिर जितने भी यूटीज़ हैं वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, वो भी
प्रेसिडेंट का काम है। फिर कुछ स्टेट्स में शेड्यूल्ड एरिया डिक्लेयर किया जाता है, वो प्रेसिडेंट करते हैं। फिर कुछ रूल्स बनाना है, किसी भी कोई भी हमारा लेजिस्लेटिव बिजनेस हो रहा है, कुछ भी लेजिस्लेटिव रूल बनाना है तो वो उसमें प्रेसिडेंट का रोल होता है। फिर अगला पावर लेजिस्लेटिव पावर्स में है कि जो पार्लियामेंट है उसको समन भी करते हैं और प्रोरोग भी करते हैं। फिर लोकसभा को डिसॉल्व करते हैं, और कभी भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है लोकसभा राज्यसभा में किसी बिल रिलेटेड, तो जॉइंट सिटिंग बैठाया जाता है, तो उस जॉइंट सिटिंग को भी प्रेसिडेंट समन करते हैं। समन का मतलब होगा बुलाना, आपको पता होगा। फिर है कि जब भी फर्स्ट सेशन होता है उसका एड्रेस जो करते प्रेसिडेंट करते हैं। फर्स्ट सेशन कहने का मतलब है कि इलेक्शन के बाद जो पहला सेशन होगा और हर साल जो पहला सेशन होगा उसमें जो है प्रेसिडेंट एड्रेस करेंगे उस जो भी बैठक होगी उसको। फिर प्रेसिडेंट जो है एक ऐसा मेंबर को अपॉइंट करेंगे जो कि लोकसभा या राज्यसभा के प्रोसीडिंग्स को प्रिसाइड करेगा। कब? जबकि स्पीकर या फिर और डिप्टी स्पीकर दोनों एब्सेंट हो लोकसभा में, और चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन दोनों एब्सेंट हो राज्यसभा में। ठीक है, मैंने यहाँ लिख रखा है SDS और CDC, इस पर आप ध्यान दे लेंगे। फिर इसके बाद है, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के लिए 12 मेंबर्स। ठीक है, जो जिनका कुछ स्पेशलाइजेशन हो आर्ट्स, साइंस, सोशल साइंस में, तो इस फील्ड से वो 12 मेंबर्स राज्यसभा के लिए नॉमिनेट करते हैं। और जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी से अगर अप्रोप्रिएट रिप्रेजेंटेशन नहीं है लोकसभा में, तो 2 मेंबर्स को जो है प्रेसिडेंट जो है नॉमिनेट करते हैं लोकसभा के लिए, सिर्फ 2 मेंबर को। फिर जो बिल्स हैं, जो बिल्स को ये आर्टिकल जो 111 है इसमें मेंशन्ड है कि प्रेसिडेंट जो है कोई भी बिल होगा वो जो हाउसेज हैं उनसे पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास आता है, और वो इसको एसेंट दे सकते हैं। या तो बोलेंगे हाँ इसको मैं वो पारित करता हूँ, या फिर वो बोलेंगे कि वो एसेंट को विथहोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, 2 ऑप्शन हो गया। और तीसरा है कि वो वापस हाउसेज को बोलेंगे कि आप प्लीज़ अपने जो पास किया है उसको रिकंसिडर कीजिए। और ऐसे केस में अगर वो फिर से उस बिल को पास कर देते हैं तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ता है। ठीक है, फिर अगला पावर है कि ऑर्डिनेंस बनाने का पावर होता है प्रेसिडेंट के पास। ऑर्डिनेंस थोड़ा आगे देखेंगे, थोड़ा डिटेल में देख लेंगे। फिर जो जितने भी रिपोर्ट्स जो हैं, जो कैग, UPSC, जो फाइनेंस कमीशन, ये रिपोर्ट्स अपने प्रेसिडेंट को देता है। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं कि इन रिपोर्ट्स को पार्लियामेंट भेजते हैं, वहाँ पर ले करते हैं। फिर कुछ इंपॉर्टेंट बिल्स जो हैं उनको परमिशन देते हैं प्रेसिडेंट की आप मेरे कहने का मतलब है कुछ बिल्स जो हैं वो प्रेसिडेंट के परमिशन के बिना लाए नहीं जा सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल है जो CFI का मतलब है कि कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। 3 तरह के फंड्स होते हैं, आगे देखेंगे हम लोग। तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया जो है, इससे अगर कोई एक्सपेंडिचर करना है तो उसके लिए प्रेसिडेंट का रिकमेंडेशन चाहिए होगा। अगर कोई नया स्टेट बनाना है तो इसके लिए भी प्रेसिडेंट से परमिशन मिलेगा, तभी वो बिल ला सकता है। या फिर कोई बाउंड्री अदल बदल हेर फेर करना हो तो उसके लिए भी परमिशन चाहिए होता है। फिर इसके बाद है जुडिशियल पावर। प्रेसिडेंट जो है हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, साथ में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं इनको अपॉइंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद है कि अगर प्रेसिडेंट को कुछ एडवाइस चाहिए हो किसी भी लॉ पे या फैक्ट पे, तो वो एडवाइस ले सकते हैं जुडिशियरी से। और इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जो उनका जो एडवाइस है वो बाइंडिंग नहीं है प्रेसिडेंट के ऊपर, समझ रहे हैं। और ये आर्टिकल 143 में ये मेंशन्ड है, ये पॉइंट। फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो आपको जानने चाहिए। प्रेसिडेंट जो है वो अगर कोई सेंटेंस है उस सेंटेंस को पार्डन कर सकता है, रिप्राइव कर सकता है, रिस्पाइट कर सकता है, रेमिशन कर सकता है। ठीक है, इनका मतलब क्या? पार्डन का मतलब हो गया माफ़ कर देना, किसी क्राइम के लिए उसने माफ़ कर दिया। तो रिप्राइव का मतलब होता है स्टे लग गया, उसने स्टे लगा दिया, उन्होंने स्टे लगा दिया किसी उस केस के ऊपर।
रिस्पाइट का मतलब है कि जो स्पेशल केसेस हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर केस हो रहा है या फिर कोई डिजेबल्ड है उसके ऊपर केस हो रहा है, तो वहाँ पर उसको थोड़ा कम हो जाएगा उनका वो पनिशमेंट। और फिर एक होता है रिमिशन। रिमिशन का मतलब है कि जो पीरियड होता है जो केस का जो उसका पनिशमेंट का केस होगा, जो पनिशमेंट होगा उस केस के लिए, तो वो कम हो जाएगा, उसका उसका पीरियड कम हो जाएगा। फिर फिर है एक सस्पेंड वर्ड है। सस्पेंड समझाने की जरूरत नहीं है। रिमिशन मैंने समझा दिया। कम्यूट का मतलब हो गया कि कोई अगर हायर फॉर्म ऑफ अगर कोई पनिशमेंट मिला है तो वो लोअर फॉर्म में सब्सटीट्यूट हो जाता है। और किन केसेस में ये प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, कोई भी कोर्ट मार्शल हो उसमें प्रेसिडेंट दे सकते हैं। फिर किसी भी डेथ सेंटेंस में अगर किसी को डेथ सीधे फांसी की सजा हो गई तो उसमें भी प्रेसिडेंट अपना इन पावर्स को यूज़ कर सकते हैं। या और अगर कोई यूनियन लॉ के अगेंस्ट कोई ऑफेंस है तो उसमें भी ये प्रेसिडेंट अपना इस पावर को यूज़ कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है जो मैंने इधर ब्रैकेट में दे रखा है कि कैबिनेट के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट इस पावर को यूज़ करेंगे, अपना उनका डिस्क्रिप्शन नहीं होगा। और कोई ज़रूरी नहीं है कि उन्हें इन जो ये पावर है इसको यूज़ करने के लिए उन्हें रीज़न देना पड़े, ये चीज़ ज़रूरी नहीं है। और ये जो 72 नंबर जो आर्टिकल है इसमें ये सारा मेंशन्ड है, ये सारे पावर्स जो जुडिशियल पावर्स हैं, ठीक है। फिर कुछ डिप्लोमेटिक और मिलिट्री पावर्स प्रेसिडेंट के पास, जैसे कि उन्हें रिप्रेजेंट करना होता है इंडिया को। जो डिप्लोमेट्स होते हैं वो भेजते भी हैं और रिसीव भी करते हैं, दूसरे देशों के डिप्लोमेट्स को रिसीव करते हैं। और मिलिट्री पावर ये हो गया कि वो सुप्रीम कमांडर हैं, जितने भी फोर्सेज हैं उनके वो सुप्रीम कमांडर हैं। हाँ, फिर इमरजेंसी का पावर है प्रेसिडेंट के पास। पहला हो गया नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352। फिर प्रेसिडेंट रूल कोई सी भी स्टेट में अगर लगेगा तो आर्टिकल 356। और फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया आर्टिकल 360। इन इमरजेंसी के केसेस को हम आगे डिटेल में देखेंगे। फिर एक वीटो का पावर होता है जो प्रेसिडेंट के पास होता है। ये वीटो पावर क्यों होता है कि अगर मान लीजिए कोई बिल आया और बिल बहुत ही हेस्टी और इल कंसिडर्ड है, जैसे कि कोई भी एक हमारा जो इम्पोर्टेंट राइट है उसको मान लीजिए हमसे छीना जा रहा है, तो प्रेसिडेंट इसमें अपना इस जो पावर है वीटो पावर इसको यूज़ कर सकते हैं। तो 3 तरह के वीटो पावर हैं, जैसे कि एब्सोल्यूट हो गया। पहला हो गया एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट में होता है कि वो अपना एसेंट जो विदहोल्ड कर लेंगे, बोलेंगे कि मैं एसेंट ही नहीं देता। ये किन बिल्स के लिए यूज़ होता है? पहला है प्राइवेट मेंबर बिल। प्राइवेट मेंबर कौन होते हैं? वैसे जो भी मेंबर्स हाउस के जो मिनिस्टर नहीं है वो प्राइवेट मेंबर होते हैं, तो इसके खिलाफ एब्सोल्यूट वीटो यूज़ हो सकता है। और दूसरा है गवर्नमेंट बिल जो पास हो गया लेकिन कैबिनेट रिजाइन कर दिया, ठीक है, तो फिर उसके खिलाफ भी एब्सोल्यूट वीटो यूज़ हो सकता है। 1954 में जो पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल था इसमें एब्सोल्यूट वीटो का यूज़ किया गया था। एक एग्जाम्पल हो गया। अगला है सस्पेंसिव वीटो। सस्पेंसिव वीटो का मतलब सिंपल हो गया सस्पेंड कर देना किसी बिल को थोड़ा कुछ देर के लिए। बेसिकली क्या है कि मैंने आपको बताया था कि जब बिल होता है उसको या तो प्रेसिडेंट एसेंट देते हैं या उस एसेंट को विथहोल्ड कर लेते हैं कि एसेंट नहीं देते हैं, या फिर वो वापस भेजते हैं रिकंसिडर करने के लिए। तो यही एक तरह से सस्पेंशन होगा कुछ देर के लिए। लेकिन सैड पॉइंट ये है कि अगर वो बिल फिर से पास हो गया तो यहाँ पर प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा, उसमें वो मना नहीं कर सकते। मनी बिल को रिकंसिडर करने के लिए नहीं भेज सकते हैं, इसमें या तो एसेंट दीजिए या तो एसेंट विदहोल्ड कर लीजिए। इसको आप सस्पेंसिव वीटो इसमें यूज़ नहीं कर सकते। और तीसरा है पॉकेट वीटो। पॉकेट वीटो का मतलब सिंपल है कि अपने पॉकेट में बिल को उठाकर डाल दीजिए। कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट के पास जब बिल जाता है तो उनके पास कोई टाइम लिमिट नहीं होता साइन करके उसको अग्री करने के लिए, तो इनडिफिनिट पीरियड के लिए वो बिल को छोड़ देंगे वैसे ही। एग्जाम्पल क्या था? इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल, ये 1980s में ज्ञानी जैल सिंह ने इस पॉकेट वीटो को यूज़ किया था। फिर सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल हैं, जो मैंने सीए बिल रखा है,
इसका मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसमें ऑब्लिगेटरी होता है, प्रेसिडेंट के पास एसेंट देना ही देना है इसको, ठीक है। इसमें वीटो पावर का यूज नहीं किया जा सकता है। हाँ, मैंने बताया था कि ऑर्डिनेंस को मैं आगे डील करूंगा। तो ऑर्डिनेंस जो है आर्टिकल 123 में मेंशन्ड है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है कि अगर जब लोकसभा और राज्यसभा या तो दोनों या तो कोई एक अगर सेशन में नहीं है, कहने का मतलब समझे, अगर दोनों हाउस में से कोई एक भी सेशन में नहीं है या दोनों हाउस सेशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट किसी भी लॉ बनाने के लिए इस ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर का यूज कर सकते हैं। मतलब अगर किसी लॉ की ज़रूरत है हमारे देश में और हम उस टाइम पे हमारा जो लेजिस्लेटिव बॉडीज़ हैं, जो हमारे जो लोकसभा राज्यसभा, अगर कोई भी मान लीजिए सेशन में नहीं है, तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट जो है एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है। तो प्रेसिडेंट ये पावर जो को एक्सटेंसिव है लॉ मेकिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट से, ठीक है। ये पावर डिस्क्रिशनरी नहीं होता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि अपने मर्जी से प्रेसिडेंट इस ऑर्डिनेंस को नहीं ला सकते, किसी ऑर्डिनेंस को, उन्हें जो कैबिनेट का एडवाइस लेना ही पड़ेगा। और रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है ऑर्डिनेंस, जैसे कि हमारा कोई भी लॉ रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है, वैसे ही ऑर्डिनेंस भी जो है रिट्रोस्पेक्टिव हो सकता है। और किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए ऑर्डिनेंस का यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लाइफ मैंने नहीं बताया क्योंकि अब मैं बताने वाला। लाइफ जो है बेसिकली क्या है कि सेशन में नहीं है तो हमने ऑर्डिनेंस लाया, लेकिन सेशन के आते ही जो 6 वीक का पीरियड है, उस 6 वीक के पीरियड के अंदर उस ऑर्डिनेंस को लॉ बनाइए। अगर लॉ नहीं बनाते हैं तो ऑर्डिनेंस डिसॉल्व हो जाता है। और 6 मंथ्स इसलिए क्योंकि 2 सेशन के बीच में जो मैक्सिमम ड्यूरेशन हो सकता है वो 6 मंथ्स का हो सकता है। तो इसलिए एक ऑर्डिनेंस का लाइफ मैक्सिमम 6 मंथ्स प्लस 6 वीक्स हुआ, ठीक है। फिर प्रेसिडेंट के पास रेयरली कुछ ही डिस्क्रिशनरी पावर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे किस सिचुएशन में, या तो प्राइम मिनिस्टर मर जाए, या फिर अगर किसी भी पार्टी के पास क्लियर मेजॉरिटी नहीं है, तो ऐसे केसेस में क्या होगा कि वो प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेंगे। और दूसरा है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर सकते हैं प्रेसिडेंट, जब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है कॉन्फिडेंस प्रूव ना कर पाए हाउस में, ठीक है। और फाइनली है कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं प्रेसिडेंट, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है अपना मेजॉरिटी जो खो चुका है, ठीक है। सीओएम का मतलब है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स।